जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार। आप सभी को कंप्लीट जनरल स्टडीज की सीरीज में स्वागत करता हूँ। ये क्लास 2 है आपको। बेसिकली इसमें हम लोग कवर क्या कर रहे हैं, सीरीज में लेकर के आ रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि आप देख रहे हो, हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। तो सारे जो जीएस जितने भी टॉपिक पॉइंट्स कवर कर रहे हैं हम लोग। और क्या हो, इसका बेनिफिट क्या हुआ कि मतलब एट द एंड आपके सारे सब्जेक्ट एक साथ कवर हो जाएंगे। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। आपका हिस्ट्री का बेसिकली है। तो 1857 1857 के रिवॉल्ट से शुरू करते हैं। बेसिकली इसका बात करें तो दिसंबर 1856 में ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने डिसाइड किया था कि जो उनका ओल्ड आयरन मेड ब्राउन वेस्ट या मस्केट जो गन था उसको रिप्लेस करना चाहते थे। और रिप्लेस किससे करना चाहते थे, तो उसके लिए उन्होंने इनफील्ड राइफल्स से उनको रिप्लेस करना था। इसके लिए क्या किया कि उन्होंने तो अपना एक ट्रायल रखा न्यू गन्स का, और जगह का नाम डिसाइड किया दमदम, अंबाला और सियालकोट। इन जगह पे उन्होंने अपना ट्राई, मतलब नया परीक्षण करने के लिए इन जगह को चूज किया, ट्रायल के लिए चूज किया। और बेसिकली इसमें क्या था कि इस राइफल में जो इनफील्ड राइफल्स था, उसका जो अपर पार्ट है, जो ऊपर का जो पार्ट है, जो कार्टेज था, कारतूस का जो अपर पार्ट है, उसको दांत से खींचना होता था, काटना होता था। ठीक है। और इसके लिए, और इसी समय, और जब बात करें जनवरी 1857 में, तो उसी में एक जो र्यूमर फैला कि जो आप जो देख रहे हो, कार्टेज जो देख रहे हो, वो जो कार्टेज है बेसिकली काऊ और पिग, गाय और सुअर के मांस से उसको बनाया जा रहा है। ठीक है। तो इसी बेसिक इतिहास से आपका 1857 की क्रांति का शुरुआत होता है। और उसी क्रम में क्या हुआ कि जो बैरकपुर है वहां पर जो सैनिक थे, उन्होंने इस काम को आपका मना कर देते हैं कि नहीं करेंगे। और एक घटना कब की, 29 मार्च 1857 का। तो ये डेट पूछा जाता है कि बैरकपुर में एक घटना कब हुआ था। और वहीं पर मंगल पांडे के द्वारा, जो उनके सार्जेंट होते हैं उनके यूनिट के, उनको उनका मतलब मंगल पांडे के द्वारा उनको मर्डर कर दिया जाता है। फिर बेसिकली रीजन बात करें तो 1857 के रिवोल्ट का जो रीजन था, वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसका एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी था। ठीक है, काफी एक्सप्लॉयट करते थे। और इसी क्रम में ये भी घटना हुई, और ठीक है, कारतूस वाली घटना भी हुई। फिर हुआ क्या, बेसिकली जो 1857 के रिवोल्ट की शुरुआत जो माना जाता है, 10 मई 1857 को माना जाता है। और मेरठ से उसके जो थर्ड नेटिव इन्फेंट्री थी, ये भी पूछा जाता है कि कौन से इन्फेंट्री के द्वारा। तो थर्ड जो नेटिव इन्फेंट्री थी, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि हम जो नया कार्टेज है उसको टच नहीं करेंगे। और उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। फिर उन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया। दिल्ली को कैप्चर कब किया, कब किया, तो 12 मई, 12 मई 1857 को उन्होंने कैप्चर किया। और जो रिवोल्ट का जो सिंबल था, प्रतीक जो था, वो था लोटस एंड रोटी ब्रेड। ठीक है। किस किसने अंग्रेजों की सहायता किया था सप्रेशन करने में, रिवोल्ट को दबाने में। तो वो थे सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, निजाम ऑफ हैदराबाद, किंग ऑफ जोधपुर, नवाब ऑफ बंगाल, सिख रूलर ऑफ सिंध एंड ऑफ कश्मीर का महाराजा एंड अदर किंग्स ने भी तो अंग्रेजों की सहायता किया था। उसके बाद इंडियन आर्मी को रीऑर्गेनाइज करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग का नाम था फील्ड कमीशन, फील्ड आयोग। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया था। ठीक है। और ये 1857 की क्रांति के दबाने के बाद हुआ। फिर जगह पूछा जाता है कि जो रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, कौन कौन सी जगह पे हुआ था, उसके इंडियन लीडर्स कौन कौन थे, जिनके मतलब जिन्होंने उसका नेतृत्व किया था, और ब्रिटिश ऑफिशियल किनको भेजा गया था जिन्होंने उस विद्रोह को सप्रेस किया था। तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय थे इंडियन लीडर, और जनरल बख्तियार थे। अंग्रेजों की बात किया तो जॉन निकोल्सन था, यहाँ पे हडसन थे। लखनऊ जो 1857 की क्रांति को लीड किया था, उन्हें बेगम हजरत महल थी, और उनके बेटे थे बिरजिस कादिर। ठीक है। और अहमदुल्ला थे। फिर कानपुर में नाना साहेब, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां थे। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बरेली में आपको खान बहादुर खां, वेरी इंपॉर्टेंट। झांसी में लक्ष्मीबाई, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जिस अंग्रेज का मतलब जिस अंग्रेज ने कारगिल पहचान किया था, उसका नाम था थियोडोसिस। अभी इंपॉर्टेंट है।
ग्वालियर में तात्या टोपे थे। अहमदाबाद और बनारस की बात करें तो मौलवी लियाकत अली थे। और बिहार में कुंवर सिंह एंड अमर सिंह थे। और यहाँ पे जो अंग्रेज था वो विलियम टेलर था। 1857 की क्रांति को कुछ हिस्टोरियंस का अपना व्यू पॉइंट था। यहाँ से भी क्वेश्चन ऑफ एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे जॉन सिलिका था, उसने कहा था कि एक सेल्फिश सेक्वाय म्यूटिनी था जिसका बेसिकली नो नेटिव लीडर्स कोई नहीं था और उसका कोई पॉपुलर सपोर्ट उसको नहीं मिला था। आरसी मजुमदार ने कहा कि ये ना तो पहला था, ना नेशनल था और ना ही स्वतंत्रता की लड़ाई थी, नॉ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और इन्होंने हाईलाइट किया कि रीजनल और क्लास बेस्ड क्या था, नेचर था इसका। बेंजामिन डिजरायली ने कहा इसको कि नेशनल रिवोल्ट रूटेड डीप मिसट्रस्ट। ठीक है। और बीडी सावरकर ने कहा कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस था। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट बीडी सावरकर वाला काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आपको पूछा गया। पॉलिटिक्स से बात करें यहाँ पे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 की क्रांति के बाद जो एक्ट आया था 1858 का एक्ट। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इसको एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया। बेसिकली इसमें क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको एबॉलिश कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया था। और उसके जो पावर उसको है उसको पावर को ट्रांसफर करके ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। इसी क्रम में क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल जो था उसको वायसराय ऑफ इंडिया बनाया गया और फर्स्ट वायसराय बनाया गया लॉर्ड कैनिंग को। ठीक है। फिर और क्या किया कि एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के लिए स्थापित किया गया, राज्य सचिव। जो बेसिकली क्या होता था, जो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था और ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति वो और जवाबदेह था। वो सारी इन्फॉर्मेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट को देता। और उसने 15 मेंबर उसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई, काउंसिल बनाया गया जो 15 मेंबर होते थे। और बेसिकली जो सेक्रेटरी था उसको सपोर्ट करता था और सेक्रेटरी उसका चेयरमैन होता था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की बात करें तो यहाँ पे जो वायसराय कुड नॉमिनेट इंडियंस। तो यह वायसराय जो था इंडियंस को नॉमिनेट कर सकता था नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में अपने काउंसिल में। और फिर लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में 3 लोगों को नॉमिनेट किया था। उसमें थे राजा ऑफ बनारस, बनारस के राजा, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। इन तीनों को उसने अपने काउंसिल में नॉमिनेट किया था। तो ये तीनों नाम काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में जो वायसराय था उसको एक मतलब पावर दिया गया, ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने का पावर था जो जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ की थी। इसके लिए वायसराय को अपने जो काउंसिल थे उसका मतलब परमिशन कंसेंट लेने की जरूरत नहीं था। उसके विदाउट परमिशन कंसेंट का वो एक कानून बना सकता था। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आपका आया 1892 में। इसमें कहा गया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको पावर दिया गया कि जो बजट्स हैं इसको डिस्कस कर सकता है और जो क्वेश्चंस हैं उसको एग्जीक्यूटिव के द्वारा एड्रेस किया जा सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको लिमिटेड इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू इंट्रोड्यूस किया है। फिर काफी इंपॉर्टेंट 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसको दूसरे नाम से जाना जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक और चीज था कि फर्स्ट टाइम 1909 में कम्युनलिज्म की बात की गई थी। इसमें क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट, यहाँ से भी पूछा जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट किस काउंसिल एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। 1909 के काउंसिल एक्ट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से शुरू किया गया था। इसमें जो बेसिकली क्या था कि जो मुस्लिम है वोट ओनली फॉर मुस्लिम कैंडिडेट के लिए वोट कर सकते थे। ठीक है। और इसका जो फादर है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट की बात किया जाए तो लॉर्ड मिंटो को इसका फादर बताया गया। साथ में जो वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें एक लॉ मेंबर नियुक्त किया गया था। वो फर्स्ट इंडियन थे, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया। साथ में बात करें यहाँ पे 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उसको किस नाम से जानते हैं तो मोंटेग्यू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। इसमें क्या था कि जो टायर की द्वैत शासन इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ पे, प्रोविंशियल सब्जेक्ट पे, मतलब प्रांतीय जो प्रांतीय प्रांतों पे इंट्रोड्यूस किया गया ड्यूअल गवर्नेंस को। इसमें क्या बेसिकली 2 सब्जेक्ट में इसको डिवाइड किया गया, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। इसमें जो रिजर्व सब्जेक्ट था उसमें जो गवर्न बाय गवर्नर जनरल और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा। और अकाउंटेबल नहीं होता था, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए अकाउंटेबल नहीं था। ये गवर्न किसके द्वारा होता, गवर्नर जनरल उसके काउंसिल के द्वारा। ट्रांसफर सब्जेक्ट की बात करें तो जो मैनेज होता था वो मैनेज भी था लेजिस्लेटिव काउंसिल ओवरसाइट। फिर वो एक सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट की बात की गई तो उसके लिए 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन
क्रिएट किया गया। ठीक है। और एक हाई कमिश्नर फॉर इंडिया की स्थापना किया गया लंदन में। इसमें जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कुछ पावर थे, फंक्शन थे, उनको हाई कमिश्नर को ट्रांसफर कर दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश कहाँ पे किया गया था? लंदन में किया गया, इंडिया में नहीं किया गया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि जो ड्यूअल गवर्नेंस गवर्नेंस की बात किया गया प्रोविंशियल लेवल, प्रांतीय लेवल पर, उसको खत्म करके अब सेंट्रल लेवल पे इसको डायरेक्टरी को शुरू किया गया था, सेंटर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। और इसका और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मतलब एम भी था कि ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना करना है विद प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में इसमें इंडिया के पार्टिसिपेशन, इंडिया और पाकिस्तान के पार्टिसिपेशन की बात किया गया। और इसको प्रेजेंट किया था लॉर्ड मिंटो ने 3 जून 1947 को, एक्सेप्ट किया गया कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा। और इंडिया ने फाइनली इंडिपेंडेंस हुआ 15 अगस्त 1947। फिर एनवायरमेंट में देखते हैं काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एनवायरमेंट डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेफिनेशन देकर के पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट वाइज भी, या फिर आपके ऑप्शन दिए होते हैं। इन्वायरमेंट बेसिकली क्या है कि नेचुरल कंपोनेंट है जो बनता है बेसिकली इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स के बनता है, और उसका शेप द हैबिटेट एंड इकोसिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म। इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी जो टर्म्स हुआ था, जर्मन जियोलॉजिस्ट है अर्नेस्ट हैकेल, उन्होंने 1866 में 1866 में दिया था। बेसिकली इकोलॉजी क्या है? बायोलॉजी का ब्रांच है जो डील करता है स्टडी ऑफ रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर। ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशंस को स्टडी करता है, जैसे कि एनर्जी फ्लो, मिनरल साइक्लिंग, और उसके फिजिकल सराउंडिंग्स जो इन्वायरमेंट। इंडिविजुअल क्या होता है? इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज दैट कैन एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली, काम करता है। स्पेसिफिक एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका सिमिलर इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ एक्सचेंज जीन, जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, जैसे होमो सेपियंस। इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी, ये सीधा स्टेटमेंट है, ये होता है, वर्ड यूज किया जाता है। तो इकोसिस्टम क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी होता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनाइज्म क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और अपने एनवायरमेंट के साथ। इको इको क्लाइंट क्या होता है? इको क्लाइंट क्या है? जोन ऑफ ग्रेजुअल होता है, लेकिन कंटिन्यूअस चेंजेस एक सिस्टम से दूसरे चेंजेस में होते रहते हैं। बायोम बेसिकली क्या होता है? बायोम क्या होता है? एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया होता है जिसमें जो प्लांट्स और एनिमल्स का एक डिस्ट्रिक्टिव ग्रुप होता है और अडॉप्ट करते हैं पर्टिकुलर एनवायरमेंट को। जैसे फाइव टाइप्स के बायोटिक्स बायोम्स होते हैं, जैसे एक्वेटिक हो गया, ग्रासलैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया एंड टुंड्रा हो गया। इकोलॉजिकल नीचे के बारे में बात करें तो बेसिकली यूनिक फंक्शनल रोल और पोजीशन ऑफ स्पेसीज का होता है हैबिटेट और सिस्टम में। यहाँ पर नो टू स्पेसीज इन हैबिटेट कैन हैव द सेम निकेल। दो स्पेसीज का सेम निकेल नहीं हो सकता बिकॉज कंपटीशन के कारण एक दूसरे को क्या करते हैं? डिस्प्लेस कर देता है। फिर इकोटोन क्या था? जोन ऑफ ट्रांजिशन होता है, एक वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, जोन ऑफ ट्रांजिशन बहुत बार पूछा गया एग्जाम के। तो इकोटोन क्या है? जोन ऑफ ट्रांजिशन होता है बिटवीन दो बायो के बीच में, जहाँ पे दो कम्युनिटी मीट और इंटरेक्ट करते हैं, डाइवर्स इकोसिस्टम वहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में आप मैंग्रोव फॉरेस्ट को ले लो, मैंग्रोव फॉरेस्ट को ले लो जो बेसिकली मैराइन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में होता है। ठीक है। और एज इफेक्ट और एज स्पेसिस क्या होते हैं? तो एज इफेक्ट बेसिकली होता है कि अपीयरेंस ऑफ डाइवर्स इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक and a high number of species and population density in the ecotone compared to the either community is formed by the edge effect। मतलब ऐसा इकोटोन जहाँ पे डाइवर्स मतलब इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हाई नंबर ऑफ, और स्पेसीज क्या होता है? उनका पॉपुलेशन और स्पेसीज का डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वहां पर। ठीक है। तो उस इफेक्ट को क्या कहा जाता है? एज इफेक्ट कहा जाता है। और वैसे स्पेसीज जिनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो उस जोन में, इकोटोन जोन में, उसको एज स्पेसीज कहा जाता है। जैसे बात करें यहाँ पे बर्ड्स का, तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में वहाँ पे बर्ड्स ज्यादा होते हैं। ठीक है। यहाँ पे फॉरेस्ट और डेजर्ट का वो का जो बीच का जो फोटोन है वहाँ पे बर्ड्स का नंबर और डेंसिटी ज्यादा होता है। साइंस में टर्म्स देखते हैं यहाँ पे जो आप देख रहे हो इम्पोर्टेंट केमिकल्स इन डेली लाइफ कैप्चर के थ्रू। तो वो जैसे कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की बात करें। ठीक है। आर्टिफिशियल तो जो स्वीटनर्स हैं, तो उसमें क्या क्या होता है? सैकरीन हो गया, एस्पार्टेम हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा सुक्रोज, जैसे स्प्लेंडा हो गया, स्टेविया, ये भी काफी पॉपुलर है।
इनको एज ए लो कैलोरी स्वीटनर तो मैं जानते हैं, इसलिए भी है कि बेसिक प्लांट बेस्ड स्वीटनर है जो काफी नेचुरल ओरिजिन को प्रमोट किया जाता है। फूड प्रिजर्वेटिव में पूछा जाता है कौन कौन सा फूड प्रिजर्वेटिव में यूज किया जाता है, सोडियम बेंजोएट और पोटासियम सॉर्बेट। ये दोनों जो नाम है काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखना। ठीक है। इसके अलावा दो और नाम है बीएचए और बीएचटी। बेसिकली बीएचए क्या है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है, और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी ट्यूबुलिन टोलुइन। तो ये क्या है बेटे, इनसे क्या है कि कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर रिलेटेड चीजें काफी फैल रही हैं इनके यूज करने से। फिर टाइटेनियम ऑक्साइड की बात करें तो कैंडीज और टूथपेस्ट में इसका यूज किया जाता है, लेकिन एक कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इसका सेफ्टी कंसर्न से रिलेटेड है, और इसको पोटेंशियली कुछ कंट्री में इसको बैन करने की भी बात हो रही है। बिस्फेनॉल ये काफी इंपॉर्टेंट बीपी है, इसका फूड पैकेजिंग के रूप में यूज किया जाता है, और मतलब इसका जो इफेक्ट है हार्मोनल इफेक्ट काफी देखने के लिए मिल रहा है। पीएफएच पर एंड पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंस, इसको फॉरएवर केमिकल ग्रुप में भी जाना जाता है। ठीक है। और बेसिकली स्पॉटलाइट हुआ है कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई करने के लिए, वाटर को प्रदूषित करने के लिए इसका यूज नॉन स्टिकी जो कुकवेयर होते हैं फूड पैकेजिंग और फायर फाइटिंग फॉर्म में इसका यूज किया जाता है, और ये हेल्थ इससे काफी बढ़ रहा है। ग्लाइफोसेट काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, दिस वाइडली हर्बिसाइड, ये क्या बेसिकली हर्बिसाइड है। ठीक है। तो द लॉस टू द पोटेंशियल रिस्क ऑफ इससे क्या कैंसर के चांस बढ़ रहे हैं। एस्पार्टेम बेसिकली आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो मार्केट में बिकता है, और बेसिकली एमिनो एसिड्स से बने होते हैं। ठीक है। ट्राई क्लोसाइन के बारे में बात करें तो ये हार्मफुल है, और ये को लंबे समय तक यदि आप यूज करते हैं तो एक ठीक है। और एक मोस्टली पाया जाता है टॉयलेटरी। फॉर्मल्डिहाइड इसको ग्लू और फर्नीचर में इसका यूज करते हैं, और ये भी कैंसर क्रिएट करने में काफी बड़ा इसका रोल है। ऑक्सीबेंजोन के बारे में बात करें तो ये बेसिकली जो केमिकल है सनस्क्रीन में मतलब पाया जाता है, और इसको और इससे क्या होता है कोरल रीफ्स काफी डैमेज हो रहे हैं, जैसे कि हवाई और अदर रीजन में इनको बैन कर दिया गया है। इनके ऑक्सीबेंजोन से रिलेटेड जो भी आपके सनस्क्रीन है वहां पे आप लगा करके नहीं जा सकते। ठीक है। जियोग्राफी के बारे में बात करें यहाँ पर तो जैसे कि हिमालयन रीजन से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो हिमालयन रीजन में आपका ग्रेट इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया, ग्रेट हिमालयन और उसको इनर हिमालय भी कहा जाता है, लेसर हिमालय और मिडिल हिमालय कहा जाता है, और शिवालिक और आउटर हिमालय। तो शिवालिक से भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रेटर हिमालय में बात करें तो ये सेंट्रल क्रिस्टलाइन और ग्रेनाइट और जिम्नेसिस वलाइन मेटामॉर्फोस एलिमेंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, और एक काफी ऊंचा है, मोस्ट कंटिन्यूस रेंज है। इसका ऊंचाई बात करें तो 6,100 मीटर है। वहाँ पे जो फोल्ड्स हैं एसिमेट्रिकल फोल्ड्स होते हैं विद स्टीप साउदर्न स्लोप्स होते हैं, कॉन्वेक्स शेप होता है साथ में। और यहाँ पर ये जो फैला कहाँ से, तिरंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक ये फैला हुआ है। पिक्स की बात करें तो माउंटेन एवरेस्ट, कंचनजंगा, लाहौल, मकालू, धौलागिरी, नंदागिरी और जिसको पर्वत पाए जाते हैं। पासेस काफी इंपॉर्टेंट, जैसे जो जिला हो गया, बुर्जिला हो गया, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। बड़ा लद्दाख, सिरकिला या फिर हिमाचल प्रदेश में नीति और लिपुलेख काफी इंपॉर्टेंट मल्टीपल टाइम्स पूछा गया। उत्तराखंड में नाथुला और जलेपला सिक्किम में। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अदर फीचर जैसे होमो ये ग्लेशियर्स का होम है, जैसे कि सियाचिन बालतोड़ो हो गया, वैली कश्मीर वैली ये सब का। ठीक है। फिर लेसर हिमालय की बात करें, इसको मिडिल हिमालय भी कहा जाता है। इसमें जो रॉक्स होते हैं सेडिमेंट्री और वोल्केनिक रॉक्स होते हैं। बेसिकली वोल्केनिक रॉक्स तिरपन रेंज में इसका ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर हो गया। और वैली जिसकी कश्मीर और कांगड़ा वैली हो गई। पिक्स नक्टिबा हो गया, महाभारत लेक हो गया। पासेस में फिर पंजाब बनिहाल और गोला घर हो गया। मेजर रिवर जैसे कि झेलम, ब्यास और चेनाब एक कट करते हैं, कट थ्रू दिस रेंजेस। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। शिवालिक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे नवीनतम है, फॉर्म्ड आफ्टर द ग्रेट और लेसर हिमालय के बाद बना है। ठीक है। और यहाँ पे क्या था, एग्जैक्ट एंड एंटी और लैंडस्केप। यहाँ पे कोई मेजर पिक्स नहीं है, कोई मेजर पासेस नहीं है, लेकिन इसका जो अल्टीट्यूड है वो और 900 से 1100 मीटर है। और यहाँ पे जो दून्स होते हैं जैसे देहरादून, कोटली दून, ऑक्सीजनल डिस्टेंस जैसे कोट्स, ये सब शो करते हैं।
इकोनॉमी में बात करें तो इकोनॉमी में कॉप्स काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मल्टीपल टाइम से पूछे भी गए हैं। जैसे कि बात करें यहाँ पे लेपर कॉप्स के बारे में और फिलिप्स कॉप्स के बारे में, लॉरेंस कॉप्स के बारे में। इसके अलावा कुछ और कॉप्स हैं, जैसे डिमांड कर्व हो गया, डिमांड हो गया, सप्लाई कर्व हो गया, इंडिफरेंस कर्व हो गया एंड आइसोक्रोटेंट कर्व हो गया। तो डिमांड एंड डिमांड कर्व में होता है बेसिकली कि शो हाउ मच ऑफ अ गुड कंज्यूमर, कंज्यूमर के बारे में यहाँ पे होता है, तो हाउ सो मच ऑफ अ गुड कंज्यूमर आर विलिंग टू बाई एट डिफरेंट प्राइस पे खरीदता है। जैसे शुगर प्राइस यदि फॉल करता है 50 रुपए से 40 रुपए होता है, डिमांड बढ़ करके वो जितना पहले 5 केजी यूज करता था, वो 8 केजी यूज करेगा। ये बेसिकली कंज्यूमर बेस्ड है। सप्लाई और जो कॉस्ट बात करें, ये प्रोड्यूसर बेस्ड है। ठीक है। इसमें सो हाउ मच ऑफ गुड प्रोड्यूसर विलिंग टू सेल एट अ डिफरेंट प्राइस, तो ज्यादा से ज्यादा कितना मतलब बेच सकता है। जैसे कि वीट प्राइस 25-20 रुपए से बढ़कर के 25 रुपए हो गए, तो जो सप्लाई बढ़ सकता है 100 क्विंटल से तो 40 क्विंटल तक हो गया। इंडिफरेंसेस की बात करें यहाँ पे, तो रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू हैविंग सेम सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर। ठीक है। और कंज्यूमर इज इक्वली सेटिस्फाइड विद 2 एप्पल और 3 बनाना, और 3 एप्पल और 2 बनाना, मतलब वो सेटिस्फाई हो जाता है। एसोसिएटेड कर्व की बात करें तो इसको करता है ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, जैसे लेबर एंड कैपिटल गिविंग सेम आउटपुट। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल 5 वर्कर प्लस 2 मशीन या 3 वर्कर प्लस 3 मशीन दोनों मिलकर कितने 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दोनों इक्वल जाएगा। लगभग पक्ष काफी इंपॉर्टेंट वाला है, जो तीनों पक्ष आप देखो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो लेखक के बारे में बात करें तो इसमें एक जो है डेफिनेशन लिखा हुआ है, यही डायरेक्ट स्टेटमेंट्स में होते हैं। तो ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको बताता है। टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू काफी इंपॉर्टेंट है। इसका शेप इन्वर्टेड यू शेप का होता है। फिलिप्स कर्व में बेसिकली है कि इनवर्स रिलेशन बताता है बिटवीन इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म में नहीं होता है। ठीक है। तो फिलिप्स कर्व का इनवर्स रिलेशन होता है और इसका शेप होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ये डायरेक्ट होगा यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप किसके बीच में, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, महंगाई और बेरोजगारी के बीच। ठीक है। लॉरेंस कर्व के बारे में बात करें यहाँ पर, तो लॉरेंस कर्व काफी इंपॉर्टेंट इससे है क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट हुआ था, सो इन इक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें इन इक्वालिटी को दिखाता है एक लॉरेंस कर्व के बारे में। जैसे एग्जाम्पल 20% रिचेस्ट पीपल के पास कितना 70% इनकम है, कर्व ऑलवेज बोथ लाइन ऑफ इक्वल। क्लियर। करंट अफेयर्स के में देखते हैं तो यहाँ पर बेसिकली करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। सो रामसर कॉप 15 की बात करें, रामसर कॉप 15 की बात करें तो ये हुआ था जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे में किस जगह में हुआ था, विक्टोरिया फॉल्स में हुआ था। और इंडिया ने वहां पे रिजोल्यूशन प्रमोट किया, रिजोल्यूशन दिया था, प्रोमोटिंग सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल फॉर अ वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि किस कंट्री ने दिया था, तो इंडिया ने दिया है प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल को प्रमोट करना फॉर वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स का में बुद्धिमानी से यूज करना है। और इस रेजोल्यूशन को एडॉप्ट किया गया है 172 प्रांत कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के द्वारा, सिक्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर के द्वारा और अदर ऑब्जर्वर्स के द्वारा। और बेसिकली इसका हाईलाइट्स क्या है कि इंडिविजुअल और सोशल जो चॉइसेस है वेटलैंड कंजर्वेशन और प्रमोट प्रो प्लेनेट लाइफ स्टाइल को प्रमोट करना है। ठीक है। फिर सिम्बेक्स के बारे में यहाँ पर तो तो सिंगापुर और इंडिया के नेवी के बीच में 32nd एडिशन ऑफ सिम्बेक्स हुआ है। और ये हुआ कब है, 25 अगस्त 2025 को। और हुआ कहाँ पर हुआ है, तो सिंगापुर के चांगी नेवल बेस और एंड एट द सी तो साउथ चाइना सी है। इंडिया के पार्टिसिपेट करते हैं तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। आई एन एस सतपुड़ा ने उनसे पार्टिसिपेट किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यदि कंट्री पूछा जाए तो सिम्बेक्स के बीच में, तो सिंगापुर और इंडिया के बीच में कहाँ पे हुआ है, तो सिंगापुर के चांगी नेवल बेस और साउथ चाइना सी में। ठीक है। कौन सा नंबर यदि पूछा जाए तो 32वां है। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका ठीक तो हर तरह तक कौन से जहाज ने पार्टिसिपेट किया था, तो वह सफाई ने छोड़ा। ठीक है। फिर डार्विन ट्री ऑफ लाइफ, DTOL, एक बेसिकली प्रोजेक्ट है, रिलेटेड है आपका जीनोम, किससे, जीनोम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड है। पर इसमें ब्रिटेन और आयरलैंड के जो जीनोम्स है 70, उसमें 70,000 कैरेटिक जो स्पेसीज है उनको जीनोम्स को सीक्वेंस किया जा रहा है। और एक पार्ट है ग्लोबल अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट का, ग्लोबल बायोजीनोम अर्थ प्रोजेक्ट का पार्ट है। स्टेटमेंट में ये हो सकते हैं
स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट में कंट्री का नेम आ जाएगा, तो ब्रिटेन और अदर कंट्री हो गया, इंडिया हो गया, कुछ भी दे देंगे। सेकंड दे देंगे इट इज पार्ट ऑफ अ ग्लोबल अर्थ बायोजिनोम प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो ये दो तीन स्टेटमेंट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें एक क्वेश्चन फिट बैठ सकता है करंट अफेयर का, विच टारगेट क्या सीक्वेंसिंग ऑल कॉम्प्लेक्स लाइफ ऑन अर्थ, उसको सीक्वेंस करना है। और project collects a species sample and use advanced DNA sequencing technology to create high quality genomes को यूज करने के लिए डीएनए हाई क्वालिटी और एडवांस डीएनए सीक्वेंस टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया जाएगा। फिर और नेक्स्ट करंट अफेयर मंथली वन से रिलेटेड है। ठीक है, मंथली वन से रिलेटेड है। बेसिकली मंथली वन जो इनिशिएटिव है लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ये दोनों मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। एक तो इसमें क्या है, ये जो बेसिकली पार्ट है एक पेड़ माँ के नाम प्रोग्राम का पार्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और जो इसका जो थीम बेस्ड है बेसिकली अर्बन फॉरेस्ट पर बेस्ड है। और एक वहाँ पे जो अरावली हिल्स के 750 एकड़ एरिया उसको डेवलप करने पे फोकस किया गया है। फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसमें जो कन्वर्टेड काउ डाउन है फ्रॉम ए स्टे एंड कैटल एंड इनटू फ्रेंडली किसमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 54 लाख केजी पर डे काउ डाउन से यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। और इसका एम है टू रिड्यूस करना प्लास्टिक पोल्यूशन को रिड्यूस करना और प्रमोट करना ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट। फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेड पांडा कब, रेड पांडा का एक अभी जन्म हुआ है। आपका जन्म कहाँ पे होता है? हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो है गंगटोक सिक्किम में। हिमालयन जूलॉजिकल पार्क गंगटोक सिक्किम में एक तो भी पूछा जा सकता है। और कब हुआ है? तो आफ्टर 7 ईयर्स के गैप के बाद। रेड पांडा को और लेसर पांडा भी कहा जाता है। और ये पाया कहाँ पे जाता है? तो माउंटेन्स ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना और म्यांमार के यहाँ पे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि आयुष्मान के कौन से मतलब लिस्टिंग के में किस कैटेगरी में आता है? तो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, किस कैटेगरी में आता है? इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। तो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में यहाँ से भी हो सकते हैं, डायरेक्ट पूछा जा सकता है रेड पांडा का जन्म कहाँ पे होता है? तो हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो आपका है सिक्किम में। ठीक है, यदि कोई आयुष्मान लिस्ट पूछा जाए तो आयुष्मान की लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में। तो फिर फ्रेंडली क्लास टू। ठीक है, अब यदि वीडियो आपको पसंद आया हो और ये सीरीज आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।